स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच मामले की। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना सामने आई और अब इस पर सियासत चरम पर है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की इस घटना पर जो पार्टी लाइन है वो मीडिया के साथ साझा की। बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि पीएम की सुरक्षा पर पॉलिटिक्स हो रही है और देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। तो कांग्रेस की ये जो पीसी रही, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हुए, इसमें क्या बड़ी बातें उन्होंने कही है वो जान लीजिए। इनका कहना है कि पीएम की सुरक्षा के नाम पर देश में पॉलिटिक्स की जा रही है। साथ ही कहा कि पंजाब के जो सीएम हैं उन पर पीएम की जो टिप्पणी सामने आई उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। पीएम का कमेंट क्यों आया ये पता नहीं। साथ ही आगे कहा गया कि ये धर्म के नाम पर चुनाव जीतते हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि धर्म के नाम पर आपका कब तक काम चलेगा। पीएम देश का मान और अभिमान होता है, इस तरह का माहौल बनाना ठीक नहीं। पीएम की सुरक्षा पर पॉलिटिक्स ठीक नहीं। पीएम किसानों से कोई चर्चा नहीं करते। रूट बदलने की सूचना किसी को नहीं थी। देखिए, जैसे जैसे प्रेस वार्ता आगे बढ़ी, हमले और भी तीखे होते गए। सीएम ने कहा कि पीएम को लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। जवाबदेही वो तो पूछा है ना। जवाबदेही वो तो पूछा है ना। जवाबदेही वो तो पूछा है ना। जवाबदेही ये घटना जिस रूप में सामने आई है, अचानक आप बाई रोड चले गए, अचानक वापस आना पड़ा आपको। ये कहीं कहीं आपको एसपीजी आईबी कि पूछना चाहिए, भाई बताओ क्या एक्टिव स्थिति क्या है। वहां की पुलिस ने आपको कॉपरेट नहीं किया था क्या? एसपीजी वाले करें बात को। तो इस प्रकार से ये माहौल बनाया गया। उससे बहुत ही पूरे देश के अंदर पूरा मीडिया भी कल से ही चला रहा है। ये आप बताइए, ये कोई छिप तो सकता नहीं। अगर मान लो बरसात आई, कुर्सियां खाली दिखी, तो आप प्रोग्राम आप कैंसिल कर देते थे कोई ग्रेसफुली तरीके से, बजाय इसके आरोप लगाते आप मुख्यमंत्री पर और सरकार पर, वहां की सरकार पर। क्योंकि चुनाव होने वाले 2 महीने बाद में आप ग्रेसफुली अनाउंस कर देते पोस्टपोनमेंट, क्योंकि बरसात आ गई है। होता कई बार हम लोग प्रोग्राम पोस्टपोन होते हैं, उसकी बजाय आपने रास्ता दूसरा चुना। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये भी कहा चीफ मिनिस्टर ने, मुझे दुख किस बात का है कि बगैर मीटिंग किए हुए प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। और अगर उन्हें जान को खतरा होता तो पहले मैं अपनी जान देता। इससे बड़ी बात एक चीफ मिनिस्टर क्या कह सकता है? दमखम के साथ उसने कहा, अगर उनको खतरा नजर आता मुझे तो मैं पहले जान अपनी देता। तो हमारे प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री, ये भी तो कहा उन्होंने। वहीं डोटासरा ने भी पीएम की सुरक्षा को लेकर बीजेपी को घेरा और राजनीति का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री का काफिला और जो किसान बैठे थे पहले से, उनके काफिले में काफी दूरी से पहले उनका काफिला रोक दिया गया। और रोकने के बाद में जब उनको सूचना मिली कि वहां पर कोई भीड़ नहीं आई है, वहां पर जितने बुलाए उसके 1% लोग भी आए नहीं हैं, तो एक ड्रामा सोची समझी साजिश के तहत किया गया। ये चूक नहीं है मित्रों। अगर वो प्रदर्शनकारी ये मांग भी कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री हमारा ज्ञापन लें या हमारे से वार्ता का समय दें, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्रियों से हुई है। और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, साजिश के तहत सुरक्षा में चूक हुई
और इसका जवाब पंजाब सरकार को देना होगा। मुख्यमंत्री अगवानी पे नहीं आए, डीजीपी नहीं आए, चीफ सेक्रेटरी नहीं आए। इससे साफ झलकता है कि षड्यंत्र था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं की। प्रधानमंत्री के काफिले में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की कारें खाली चलती रही ताकि बताया जा सके कि हमारी वहां उपस्थिति थी। मित्रों, ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री को चुना, उनको निर्देश दिए होंगे कि तुम सुरक्षा मत देना। बड़ी खबर सुन लीजिए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कॉरिडोर को मंजूरी दी। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए मंजूरी है। राजस्थान समेत 7 राज्यों को इसका लाभ होगा। सोलर पवन एनर्जी ग्राहकों तक पहुंचेगी। योजना पर 12,000 करोड़ खर्च होने हैं। 5 साल में ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि एक तरह से ये राजस्थान के लिए खुशखबरी है, राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 को मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस कॉरिडोर के फेज 2 को मंजूरी दे दी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जुड़ रहे हैं, उनके साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखेंगे आप। बाबूलाल, बयान दिया है, उसको लेकर बीजेपी क्या मानती है? देखो, क्या है कि पंजाब में कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो रही है, ये सारा देश जान रहा है। और बचे कुचे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके कारण से उनका और बेड़ा गर्क होने वाला है। और इसके कारण से अपनी झेप मिटाने के लिए आज मुख्यमंत्री राजस्थान ने और पीसीबी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनसे मेरे 3 सवाल हैं कि प्रधानमंत्री जब जाता है तो उसको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री, डीजी और चीफ सेक्रेटरी तीनों की उपस्थिति होनी चाहिए कि नहीं? तीनों कैसे अनुपस्थित रहे? एक। दूसरा यह कि जो रास्ता उनको बदलना पड़ा मौसम खराबी के कारण से, क्या प्रधानमंत्री मौसम खराबी में भी उतरे? ये ज़रूरी है, या उसके लिए रास्ता चेंज किया होगा तो आपसे स्टेट गवर्नमेंट से बिना पूछे, बिना क्लियरेंस लिए कभी भी रास्ता चेंज नहीं कर सकते हैं। और सारी की सारी केंद्र की ही सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी, तो राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? अगर उनके यहाँ प्रधानमंत्री आए तो आपको कहीं खड़े रहने की जरूरत नहीं है। और 20 मिनट तक अगर वो ट्रैफिक को रोका रखा और वहाँ से कांटेक्ट करने का, तो एक भी बंदा पंजाब का जिम्मेदार बंदा फ़ोन भी नहीं उठाए। ये बातें आपको अच्छी लग रही है ना प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए? मैं सोचता हूँ कि आप केवल और केवल जो गलती आपसे हुई है, प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखा सकते हैं, उनके हाय हाय के नारे लगा सकते हैं, पहले भी लगाए होंगे, लेकिन कभी भी जाने वाले रास्ते को रोककर खड़े हो जाए और 20 मिनट तक प्रधानमंत्री सड़क पे खड़ा रहा, ऐसी एक भी घटना 70 साल में कहीं हुई हो तो मुख्यमंत्री जी मेरे सवाल के बाद जवाब दे देना। लेकिन सीएम गहलोत साहब ने तो ये भी कहा है कि राजीव गांधी के काफिले में फायरिंग हुई थी, मनमोहन सिंह जब जेएनयू गए थे तो उनको काले झंडे दिखाए गए थे। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए कि आखिर कहां पर गलती हुई है। नहीं, जो दिखाएं, इसमें क्या दिखाएं? ये तो आपकी सरकार थी, दोनों जगह आपकी ड्यूटी थी और आपकी गलती हुई तो आपने उसका इलाज क्या किया? वो तो नहीं है। यह जो मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, तीनों में तो तीनों एब्सेंट, उनके काफिले में जो गाड़ियां चल रही है उसमें से न डीजी है न उसमें चीफ सेक्रेटरी है, कांटेक्ट कर रहे हैं और 20 मिनट तक आपका कोई जिम्मेदारी अधिकारी फ़ोन पे नहीं उपलब्ध हो रहा है और 20 मिनट के बाद उनको लौट के जाना पड़ा। प्रधानमंत्री का रास्ता कोई नहीं रोकता है, विरोध जारी करता है, काले झंडे दिखाता है, हाय हाय के नारे लगाता है। यहाँ की पब्लिक मीटिंग में भी जा कर के लोग काले झंडे दिखा सकते थे, लोग हाय हाय के नारे लगा सकते थे। लेकिन ये जो आप जो कुछ कह रहे हो, ये केवल और केवल बढ़ती हुई कांग्रेस पंजाब में जो डूब रही है उसको और एक पत्थर बंध गया, उससे झेप मिटाने के लिए आप इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। तो अशोक गहलोत जी को आगे क्यों आना पड़ा? पीसीसी चीफ को साथ में क्यों बैठना पड़ा? आपको लगता है कांग्रेस की हालत इतनी पतली है पंजाब में कि उनको इस तरह से अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा अनुमान है ऊपर से कोई डांट पड़ी होगी, उसके आधार पर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी होगी ताकि कम से कम उस चिन्नी को बचाने के लिए थोड़ा तो जो कुछ आप हो वो मदद करो।
लेकिन राजनीति तो बीजेपी भी कर रही है, पूरे के पूरे नेता कहीं प्रदर्शन करवा रहे हैं, कहीं सरकार, कहीं कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं बीजेपी की हालत तो पतली होती हुई नहीं दिख रही, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। देखो, पतली और नहीं पतली का नहीं, अगर आपको लगता था वह संख्या कम है तो जाने देते ना। जाने के बाद भी आप फोटो उठा करके जनता को दिखा सकते थे, देखो भाई इनकी रैली में लोग ही नहीं आए, तो वो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती। केवल झेप मिटाने के लिए इसका बहाना ले रहे हो, ये बहाना नहीं है। 20 मिनट तक कोई प्रधानमंत्री देश का आज दिन तक सड़क पे कभी रुका रहा है क्या? आपके ज़माने से लेकर अब तक मुझे वो घटना बता दीजिए। तो अब आगे क्या करेंगे? आपके युवा मोर्चा के लोग जो है सड़क पे आ रहे हैं, इधर कांग्रेस के लोग कहीं निंदा प्रस्ताव कर रहे हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या आपको लगता है दोनों ही पार्टियों के पास में और कोई मुद्दे बचे ही नहीं जो पीएम के इस इश्यू को जिंदा करके एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखो, मैं सोचता हूँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए केवल बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, सारी देश की जनता को भी बहुत ही संवेदनशील इस विषय को समझ करके इस पर एक्शन रिएक्शन करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ऑन रोड सुरक्षित नहीं है और उसके लिए जिस प्रकार का भी रूट बदलना, अगर मौसम के कारण से बदलना था तो नहीं बदला जा सकता है क्या? क्या उसी रूट पर जाना जरूरी था क्या, ताकि वो उनको कोई न कोई समस्या पैदा हो जाए? मैं सोचता हूँ इस प्रकार के और तीनों जिम्मेदार अधिकारी का न जाना और काफिले में भी एक का भी न चलना, ये प्रमाणित करता है कि सरकार की बदनीयती के कारण से यह घटना हुई है। लेकिन सीएम गहलोत साहब ये भी तो कह रहे हैं कि उस इलाके में किसान सड़कों पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो पीएम क्या उनको बीजेपी पर हमलावर है? दूसरी तरफ बीजेपी से सीएम गहलोत की प्रेस वार्ता के बाद मोर्चा संभाला नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने और कांग्रेस पर हमला बोला। प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि किसी भी स्कूल में अगर एक भी बच्चा पॉजिटिव आता है तो उसे 14 दिन के लिए बंद किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेरेंट्स के पास ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन की सुविधा का विकल्प भी है। प्रदेश में अभी 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल चलाए जा रहे हैं और सरकार स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल पर पूरा फोकस कर रही है। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल अभी भी चल रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। स्कूलों को लेकर के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला क्या सोच रहे हैं, आइए बात करते हैं। कल्ला साहब, केस तो लगातार बढ़ रहे हैं, 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल भी चल रहे हैं, लेकिन जो 15 साल से कम आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए ये खतरनाक है। सरकार क्या सोचती है? सरकार ने पहले से ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस शुरू कर रखी है। जो अभिभावक वर्चुअली पढ़ाना चाहे वो घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा लें, और जो अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजना चाहे वो स्कूल भेज दें। और स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं उनको पूरी कोरोना के संबंध में जो प्रोटोकॉल है, यानी मास्क लगा के जाना, वहाँ भौतिक दूरी रखकर आपस में एक दूसरे से दूरी रखकर बैठना, भोजनावकाश में सामूहिक रूप से भोजन नहीं करना, सामूहिक प्रार्थना नहीं होकर क्लास में ही मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग रखकर प्रार्थना करना, ये सारी एडवाइजरी जारी की हुई है। अब ये अभिभावकों पर डिपेंड करता है कि वो घर पर बच्चों को पढ़ाना चाहे तो वो भी फैसिलिटीज है, और ऑफलाइन पढ़ाना चाहे तो ऑफलाइन में पढ़ा दें। शाला संचालकों को ये कह रखा है कि एक भी बच्चा यदि स्कूल में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस स्कूल को 14 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। वैसे एहतियात के तौर पर हमने जयपुर में और जोधपुर में पहली से लेकर 8वीं तक की शालाओं को बंद भी कर रखा है। ऐसे ही अन्य जगहों पर कलेक्टर्स को कह रखा है कि जहाँ जहाँ इस तरह के केसेज आए वो स्थानीय स्तर पर भी डिसीजन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर ले सकते हैं। रोजाना इतनी बड़ी तादाद में केस आने लग गए हैं, अभिभावक बहुत ज्यादा चिंतित हैं। सरकारी स्कूलें तो चल रही हैं, लेकिन कई प्राइवेट स्कूलों ने बच्चों को बुलाना बंद कर दिया। तो ऐसी सूरत में आपको लगता नहीं कि खतरा बढ़ा हुआ है? ऐसे दौर में जो है आपको स्कूलें बंद करनी चाहिए? खतरा जो है उसको बराबर ध्यान में रखते हुए तो जोधपुर और जयपुर में फैसला किया है। दूसरी जयपुर और जोधपुर जैसी स्थिति दूसरी जगह होगी तो वहाँ पे भी ऐसा फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन जहाँ बिल्कुल कोरोना है ही नहीं, एक केस भी नहीं है, वहाँ मतलब अभिभावक ये कहते हैं कि आप ऑफलाइन क्लासेस चलाइए। अभिभावकों की मांग है कई जगहों पे। तो इसलिए पूरी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग मिलकर जैसी जैसी स्थिति है वैसा फैसले लेने के लिए वो कार्रवाई करते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मांग की है कि
लॉकडाउन जैसी सख्ती करनी चाहिए और स्कूलों को तत्काल बंद कर देना चाहिए। अगर बच्चों को कोरोना हो गया तो फिर उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश बच्चों के डोज नहीं लगी है। देखिए, बच्चों के टीके नहीं लगाने का दोस्त तो आप दो तो हमारी केंद्रीय सरकार को दो कि सबसे पहले बच्चों को टीके लगाने चाहिए, फिर बड़ों को लगाने चाहिए। उन्होंने बच्चों की शुरुआत सबसे बाद में की है और अभी भी 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लगा रहे हैं, छोटे बच्चों को क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये थे मंत्री बीडी कल्ला, जो कह रहे हैं कि अगर किसी भी स्कूल में एक भी बच्चा पॉजिटिव पाया जाता है तो उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल इनकी ओर से चिंता की कोई बात नहीं है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और इधर कोरोना के बढ़ रहे केसेस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सीएम ने हालांकि लोगों से अपील की है कि मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, जरूरत पड़ने पर सरकार सख्ती भी करेगी, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन पर विचार नहीं चल रहा है। लॉकडाउन की कोई विचार नहीं लॉकडाउन लगाने का। हम चाहते हैं कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, जनहित के अंदर है, वो डिस्टेंस मेंटेन करे, सैनिटाइज करे, हाथों को मास्क लगाए और वैक्सीन लगाए। ये बहुत आवश्यक है और वैक्सीन ने बचाव किया है। बीकानेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे में करप्शन पर एसीबी की कार्रवाई। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर एसीबी की कार्रवाई में ट्रैप हुआ है। 12,000 की घूस लेते नरेंद्र सिवासिया को ट्रैप किया गया। इसने बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। सेवानिवृत्त तकनीशियन से 68,000 रिश्वत में डिमांड की थी। नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे में असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है सिवासिया। एएसपी रजनीश पूनिया के निर्देशन में कार्रवाई हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी आज झालावाड़ के दौरे पर रहे। उन्होंने शहर के एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में शिरकत की और ऑपरेशन योग्य मरीजों से मुलाकात कर हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि ऐसे निःशुल्क शिविर का समय समय पर आयोजन होना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों के हित में होते हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। वहीं आयोजकों ने स्पीकर के ओएसडी राजीव दत्ता का गर्मजोशी से स्वागत किया। युवाओं का, बुजुर्ग माताओं का, बुजुर्ग व्यक्तियों का अच्छे से नेत्र परीक्षण हो रहा है। उनके लिए दवाइयाँ सुलभ उपलब्ध कराई जा रही है। उनको ऑपरेशन की डेट दी है। सबसे अच्छी बात मुझे बच्चों की लगी। आजकल बच्चे जो मोबाइल देख देख के और आंखों की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, उनका परीक्षण किया जा रहा है। बूंदी के नैनवा कस्बे का महावीर सैनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। महावीर की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। इलाज के अभाव में 1 साल से वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। आर्थिक तंगी के कारण महावीर इलाज करवाने में असमर्थ है। महावीर सैनी की व्यथा पर बूंदी से चैन सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। जिंदा रहने के लिए चीख निकल भी रही है तो होठों में ही घुटकर रह जा रही है। सामने मुफलिसी मुहबाए खड़ी है, इसलिए सांस उखड़ती जा रही है। सचमुच जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती हो, वहां किडनी ट्रांसप्लांट में लगने वाले 7 लाख रुपए कहां से आए? नहीं, पैसा ही नहीं है। पैसा ही नहीं है मेरे पास तो किडनी देने के लिए परिजन तैयार है। बूंदी के नैनवा के निवासी महावीर सैनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह ऐसे गंभीर रोग के भंवर में फंस जाएगा, जिससे निकलना उसके लिए जंग लड़ने से कम नहीं होगा। सैनी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है, लेकिन इसका पता उसे तब चला जब वो जयपुर, कोटा और अहमदाबाद तक के अस्पतालों के चक्कर लगाकर लाखों रुपए खर्च कर चुका था। इसकी दोनों किडनियाँ खराब है। हॉस्पिटल में दगाए, दोनों किडनियाँ खराब बताए। इसके इलाज के चक्कर में 2-3 साढ़े 3 लाख रुपए लग चुके हैं और अब ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे पास ये नहीं, पैसे नहीं है। जी हाँ, पीड़ित परिवार उधार लेकर 3.5 लाख रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट किया जाना ही इकलौता रास्ता है। महावीर की मां और पत्नी
एक एक किडनी देने को तैयार हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में लगने वाला पैसा उनके पास नहीं है। 6-7 लाख रुपए का खर्चा बताया है डॉक्टर ने। क्या आप ये ऑपरेशन करवा सकते हो 6-7 लाख रुपए से? नहीं, पैसा ही नहीं है। पैसा ही नहीं है मेरे पास तो। जैसे ही मामला लोगों के संज्ञान में आया तो कुछ भामाशाहों ने भी मदद का बीड़ा उठाया है। ऐसे में पीड़ित परिवार सरकार से भी मदद की आस लगाए बैठा है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि क्या बीतता है उस परिवार पर जिसके घर का सहारा बनने वाले ही बेसहारा हो जाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। बीकानेर में 32 साल बाद एक दिन में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मूंगफली की आवक अधिक होने से किसानों को टीन शेड में माल रखने की जगह नहीं मिल पाई। ऐसे में किसान अपना माल सड़कों पर रखने को मजबूर हैं। बिन मौसम बारिश से किसानों ने तिरपाल से मूंगफली को ढककर बचाने की कोशिश की, लेकिन मूंगफली बचा नहीं पाए, नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि मंडी प्रशासन ज्यादा नुकसान से इनकार कर रहा है। तो दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तो खुले में रखी मूंगफली और दूसरा जो कि कभी भी पानी आ जा रहा है, कभी भी बारिश हो रही है। ऐसे में ये मूंगफली भीग गई और किसानों को नुकसान हुआ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।